हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं संध्या स्वागत करती हूँ आपको स्पेशल स्टडीज़ 5 में। तो दोस्तों, हम आज पढ़ने वाले हैं जीवन की मौलिक इकाई कोशिका के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्क की पतली कांट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि इनमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं, जिसकी जो संरचना है वो मधुमक्खी के छत्ते की जैसी प्रतीत होती है। कार्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। कार्क क्या है? एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। और 1665 में रॉबर्ट हुक ने स्वनिर्मित कोशिका से देखा था। उन्होंने स्वयं निर्मित किया था सूक्ष्मदर्शी को, और 1665 में उन्होंने देखा था। रॉबर्ट हुक ने प्रकोष्ठों को कोशिका कहा, और कोशिका जो है वो लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है छोटा कमरा। उपरोक्त घटना छोटी तथा अर्थहीन लगती हो, लेकिन विज्ञान के इतिहास में यह बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। दोस्तों, हमको जो इम्पोर्टेंट है हम वही पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर पे। तो ये चलिए देखते हैं। सजीव किससे बने होते हैं। ये सब प्याज की झिल्ली की कोशिका के बारे में बताया गया है। ये पढ़ लेते हैं। कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था, ये सबको पता होगा। उसने कोशिका को कार्क की पतली कांट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। लुवेनहॉक ने 1674 में सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में सशक्त रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया था। किसने? लुवेनहॉक ने। किसका पता लगाया था? तालाब के जल में सशक्त रूप से जीवित जो कोशिका होती हैं उनका पता लगाया था। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। किसका पता लगाया? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में जो केंद्रक होता है उसका पता लगाया था। और जे.ई. पुरकंज ने 1839 में कोशिका में स्थित जो तरल जैविक पदार्थ होता है जिसको कहते हैं हम जीवद्रव्य, जो उसका नाम दिया था पुरकंजे ने। दो जीव वैज्ञानिक जैसे स्लीडन एंड स्वान जो हो, ये वनस्पति विज्ञान की और यह जंतु विज्ञान के कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया था। इस सिद्धांत के अनुसार, सन भी याद कर लीजिएगा, इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे एवं जंतु कोशिका से बने होते हैं और वे जीवन की मूलभूत इकाई है। विचरो ने 1855 ने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया था। विचरो जो है वो 1855 में कोशिका का जो सिद्धांत चल रहा था उसको आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिका से बनी रहती हैं। 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना और बहुत से आगे उनको समझना संभव हो सका। किसके माध्यम से? सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से। आगे देखते हैं। आवर्धक लेंस की खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका। यह पता चला है कि एकमात्र कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव जैसे कि एक अमीबा किससे बने होते हैं? एक कोशिका से बने होते हैं। यहाँ पे बताया गया है क्लैमिडोमोनास और पैरामीशियम तथा बैक्टीरिया हो सकती है। इन सजीवों को एक कोशिका जीव कहते हैं। अगर आपको पूछा जाए तो एक कोशिका जीव किसे है ऑप्शन में, तो अमीबा, क्लैमिडोमोनास और पैरामीशियम तथा बैक्टीरिया है। इसके अतिरिक्त बहुकोशिका जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करती है। इसके अतिरिक्त जो बोल रहे हैं, बहुकोशिका जीवों में बहुकोशिका भी होती हैं। अनेक कोशिकाएं एक कोशिका के बाद और बहुत सारी कोशिकाओं से बनी होती है जो समाहित होकर एक विभिन्न कार्य को संपन्न करती है। संपन्न करने हेतु तो विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। इसके कुछ उदाहरण है, जैसे कवक है, फंजाई, पादप तथा जंतु। क्या हम कुछ और एक कोशिका जीवों के विषय में पता कर सकते हैं? मतलब ये है कि कवक और पादप और जंतु बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। आगे देखते हैं। प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक जीव से ही विकसित हुआ है। कैसे? कोशिकाएं विभाजित होकर अपनी ही जैसी कोशिका बनाती है। इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपने पूर्ववर्ती कोशिका से उत्पन्न होती है। जैसे एक कोशिका है, अब ये कोशिका विभाजित होती है इस टाइप से,
फिर ये दो अलग अलग भागों में बढ़ जाती है। आगे देखते हैं। कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिका भी हो सकती है। जो तस्वीरें नीचे देख सकते हैं ये मानव शरीर की कोशिकाएं हैं। जैसे हमारे में चिकनी पेशी की कोशिका हैं, रुधिर की कोशिकाएं हैं, तंत्रिका कोशिकाएं हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये सारे कोशिकाओं का बना हुआ है। मानव शरीर की विभिन्न कोशिकाएं हैं ये। अस्थि कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, वसा कोशिकाएं, अंडाणु आदि। कोशिकाओं की आकृति व आकार उनके विशिष्ट कार्य के अनुरूप होते हैं। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती है, जैसे एक कोशिका अमीबा। अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका अपना आकार बदलती है तो वह कौन सी कोशिका है, तो एक कोशिका अमीबा है। कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है और प्रत्येक प्रकार के कोशिका के लिए विशिष्ट होता है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका। ये तंत्रिका कोशिका जो है वो आकार लगभग स्थिर ही रहता है। प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है। जितने भी कोशिका हैं उसमें अब उनका मूलभूत कार्य होते हैं। जैसे हम अपना कार्य जानते हैं उसी प्रकार कोशिका भी अपना कार्य जानती है, जो सभी जीवों का गुण है। एक जीवित कोशिका ये मूलभूत कार्य जैसे कैसे करती है, हम जानते हैं कि बहुकोशिका जीवों में श्रम विभाजन होता है। जैसे कि मनुष्यों में इसका अर्थ यह है कि शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में हृदय रुधिर को पंप करता है और सबसे बिजी माना जाता है, तथा अमाशय भोजन का पाचन करते हैं। इसी प्रकार एक कोशिका में भी श्रम विभाजन होता है। अगर आपसे पूछा जाए एक कोशिका जीव में श्रम विभाजन होता है कि नहीं, तो क्या कहेंगे आप? एक कोशिका में भी श्रम विभाजन होता है। वास्तव में ऐसी प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक भी होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है। जैसे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, ये किसके द्वारा होता है? कोशिकांगों के माध्यम से होता है। आगे देखते हैं। कोशिकांगों के कारण ही एक कोशिका जीवित रहती है और सभी कार्य करती है। ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं जिसे कोशिका कहते हैं। यह बड़ा रुचिकर है। सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं। यहाँ से देख लेते हैं, यह बड़ा रुचिकर है कि सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके कार्य क्या हैं अथवा वे किस जीव में पाई जाती हैं। मतलब कोशिकांग क्या होती है? एक ही प्रकार की कोशिकांग होते हैं। चलिए देखते हैं आगे। कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है? हमने देखा कि कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिका कैसे संगठित होती है, चलो देखते हैं। यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें तो हमें लगभग प्रत्येक कोशिकाओं में 3 गुण दिखाई देंगे, जैसे प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव। कोशिका के अंदर होने वाली समस्त क्रियाकलाप तथा उसके बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं इन्हीं गुणों के कारण संभव है। प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली, यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है। जो प्लाज्मा झिल्ली है उसी को क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली। और ये सबसे बाहरी परत है कोशिका की। जो ये कोशिका है इनकी बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थ को अंदर और बाहर आने जाने देती है। यह अन्य पदार्थ की गति को भी रोकती है। कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णात्मक परागम्य झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका में पदार्थों की गति कैसे होती है और कोशिका से बाहर कैसे आते हैं, देखते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विचरण प्रक्रिया के द्वारा आ जा सकते हैं। कोशिका झिल्ली में किसके द्वारा? विचरण प्रक्रिया के द्वारा आ जा सकते हैं। हम पिछले अध्याय में विचरण की प्रक्रिया के विषय में पढ़ चुके हैं।
मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों को स्वतः एक दूसरे से मिलकर समान मिश्रण बनाने की क्रिया को ही मिश्रण कहा जाता है। सजीव कोशिका में अमीनो अम्ल के संवहन में मिश्रण का मुख्य भूमिका रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया कोशिका में भी होती है। उदाहरण के लिए जब कुछ पदार्थ जैसे CO2 जो एक कोशिकीय अपशिष्ट है और इसका निष्कासन आवश्यक है, कोशिका में एकत्र हो जाती है तो इसकी सांद्रता बढ़ जाती है। कोशिका में एकत्र हो जाती है तो उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। जैसे कोशिका में CO2 की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसकी सांद्रता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। उसी प्रकार जैसे बाह्य पर्यावरण में जो CO2 की सांद्रता कोशिका में स्थित जो CO2 की सांद्रता होती है उससे कम होती है। मतलब हमारे वातावरण में जो CO2 रहती है, CO2 की सांद्रता, और कोशिका में जो स्थित CO2 रहती है उसकी सांद्रता से क्या रहती है? कम होती है। जैसे ही कोशिका के अंदर और बाहर CO2 की सांद्रता में अंतर आता है, उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका से CO2 बाहर निकल जाती है। आपको समझ में आ गया होगा कि CO2 बाहर कैसे निकलती है? विसरण के माध्यम से। इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो O2 बाहर से कोशिका में विसरण द्वारा अंदर चली जाती है और विसरण के द्वारा ऑक्सीजन क्या चली जाती है? कोशिका के अंदर चली जाती है। अतः कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में गैसों का आदान प्रदान में विसरण का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जल भी विसरण के नियम के अनुकूल व्यवहार करता है। जल के अणु की गति जब विभेदक वर्णात्मक पारगम्य जल के अणु की जो गति होती है वो वर्णात्मक परागम्य झिल्ली द्वारा हो तो पराशरण कहते हैं। उनके विभेदक के माध्यम से प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थ की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है। इस प्रकार पराशरण की क्रिया में जल का नेट विसरण एक विभेदक वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा उच्च विलय सांद्रता की ओर होती है। यदि हम किसी जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका को शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखें तो क्या होगा? ये परीक्षण करके देखना पड़ेगा। निम्नलिखित में से 3 घटनाओं में से एक घटना हो सकती है। यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर या नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज़्यादा है, अगर उसमें रखा गया है तो जल पराशरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। ऐसे विलयन को हम अल्प पराशरणदाबी विलयन कहते हैं। जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर अवगमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका से बाहर आने वाली जल की मात्रा से अधिक होती है। इस प्रकार शुद्ध परिणाम यह होगा कि जल कोशिका के अंदर गया, इससे कोशिका फूलने लगेगी। दूसरा देखते हैं। यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो तो कोशिका झिल्ली से जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी। ऐसे विलयन को समपराशरी विलयन कहा जाता है। यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्रता है तो जल पराशरण द्वारा कोशिका में बाहर आ जाएगा। ऐसे विलयन को अति पराशरणीदाबी विलयन कहते हैं। पुनः जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आ जा सकते हैं, लेकिन इस स्थिति में कोशिका से अधिक जल बाहर आएगा और कम जल अंदर जाएगा, इसलिए कोशिका सिकुड़ जाएगी। यही सी बात है, कोशिका के अंदर से जल अगर बाहर आ गया और कम जल अंदर जाएगा तो कोशिका उसमें सिकुड़ जाएगी। पराशरण की इस प्रकार विसरण की एक विशिष्ट विधि है जिसमें वर्णात्मक झिल्ली द्वारा गति होती है। ये क्रियाकलाप देखते हैं क्या होता है, बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी हमें इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ने हैं, इम्पोर्टेंट ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये क्रियाकलाप मैं स्किप कर रही हूँ, आगे देखते हैं। हाँ, ये भी है कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है अंडे का पराशरण दाब। अगर देखा जाए तो आप लोग वीडियो स्किप करके पढ़ लीजिएगा।
एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीवों तथा अधिकांश पादप कोशिकीय पराशरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण पराशरण का एक उदाहरण है। इस प्रकार कोशिका के जीवन में विसरण जल तथा गैसों का आदान प्रदान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतलब बोल रहे हैं कोशिका के माध्यम से ही गैसों का आदान प्रदान होता है और जल और गैसों का। इसके अतिरिक्त विसरण कोशिका को अपनी बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में सहायता करता है। कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर आना और बाहर जाना भी विसरण के द्वारा ही होता है। इस प्रकार के परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और कार्बनिक अणु जैसे लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड की और प्रोटीन की। कोशिका भित्ति किसे कहते हैं? पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति होती है। ये कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? पादप कोशिका में। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी है। जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है। ये पौधे को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। जब किसी पादप कोशिका में पराशरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। हम इस परिघटना को निम्न क्रियाकलाप द्वारा देख सकते हैं। यह क्रियाकलाप आप देख सकते हैं। इस क्रियाकलाप से यह निष्कर्ष निकलता है कि इससे पता लग चलता है कि जीवित कोशिका में पराशरण द्वारा जल का अवशोषण होता है, लेकिन मृत कोशिका पे नहीं होता। कोशिका भित्ति पौधे, कवक और बैक्टीरिया की कोशिका को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन मतलब अल्प पराशरणीय दाब विलयन में बिना फटे बनाए रखती है। ऐसे माध्यम से कोशिका पराशरण विधि द्वारा पानी लेती है, कोशिका फूल जाती है और कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव डालती है। कोशिका भित्ति भी फूली हुई कोशिका के प्रति समान रूप से दबाव डालती है। कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं परिवर्तित माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती है। फ्रेंड्स, केंद्रक किसे कहते हैं? आइए देखते हैं। आपको याद होगा कि हमने प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बनाई थी। हमने इस झिल्ली की आयोडीन की कुछ बूंदें डाली थी। यदि हम बिना आयोडीन में स्लाइड देखें तो हम क्या देखेंगे? प्रयत्न करो कि देखो क्या अंतर है। हम अपने आयोडीन के घोल डाला तो क्या प्रत्येक कोशिका समान रूप से रंगीन हो गई? कोशिका के विभिन्न भाग रासायनिक संगठन के आधार पर विभिन्न रंगों में रंग जाते हैं। कुछ क्षेत्र अधिक गहरे रहते हैं और कुछ क्षेत्र कम। आपने सूक्ष्मदर्शी में प्रैक्टिकल में देखा होगा, कहीं कहीं पे गहरे दिखते हैं और कहीं कहीं पे लाइट। आगे देखते थे। कोशिका को रंगने के लिए हम आयोडीन विलयन के अतिरिक्त सैफ्रेनिन अथवा मैथिलीन ब्लू विलयन का भी उपयोग कर सकते हैं। हमने प्याज की कोशिका में को देखा। आओ अब अपने शरीर में ली गई कोशिकाओं को भी देखते हैं। ये क्रियाकलाप है, आप लोग स्किप करके पढ़ लीजिएगा। केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत की एक स्तर होता है। ये कह रहे हैं केंद्रक के जो चारों ओर है दोहरे परत का एक स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली छोटे छोटे छिद्र होते हैं। एक केंद्रक है और इसमें झिल्ली होती है, केंद्रक झिल्ली, और इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव केंद्रक के बाहर जा पाता है। मतलब ये दरवाजे का काम करता है आने जाने का। कोशिका द्रव के विषय में हम अनुपात इसमें पढ़ेंगे 5.2.4 में पढ़ेंगे। केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं। क से केंद्रक में क्या होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार दिखाई देते हैं। जो ऐसे ऐसे क्रोमोसोम होते हैं ना, तो छड़ाकार दिखाई देते हैं। वे माता पिता के डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल डीएनए का फुल फॉर्म है अणु के रूप में अगली संतानती में मतलब अगले संतान में जाते हैं। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? तो क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं।
डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण और संगठन के सभी आवश्यक सूचनाएं होती है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। डीएनए के जो क्रियात्मक खंड है ना, उसको जीन कहते हैं। जैसे ऐसे रहते हैं, यहाँ पे ऐसे खंड रहते हैं। जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है उसमें डीएनए क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। क्रोमैटिन पदार्थ धागे की तरह की संरचनाएं के एक जाल का पिंड होता है। जब कभी भी कोशिका विभाजित होने वाली होती है तब यह क्रोमोसोम में संगठित हो जाती है। कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कोशिकीय जनन है तो उसमें महत्वपूर्ण हाथ किसका रहता है? केंद्रक का रहता है। इस प्रक्रिया में एक अगली कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिका बनाती है। यह कोशिका के विकास और परिपक्वन को निर्धारित करता है तथा साथ ही सजीव कोशिका की रासायनिक क्रियाओं को भी निर्देशित करते हैं। बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रीय क्षेत्र बहुत ही कम स्पष्ट होता है। मतलब बैक्टीरिया जो रहते हैं जीवाणु, उसमें कम स्पष्ट होता है किसका? केंद्रक का, क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। आप इसको याद रख लीजिएगा। जीवाणु में, बैक्टीरिया में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। ऐसे स्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमैटिन पदार्थ ही होते हैं। ऐसे क्षेत्र को केंद्रिकाएं कहते हैं। ऐसे जीव जिसकी कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है इसे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। तो बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। केंद्रक झिल्ली जिसमें होती है उसको यूकैरियोटिक कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में और भी अन्य अधिकांश द्रव्य अंग नहीं होते जो कि यूकैरियोटिक कोशिका में होते हैं। बहुत सारे जो अंग होते हैं वो यूकैरियोटिक में होते हैं और जो प्रोकैरियोटिक में नहीं होते। ऐसे अंगों के अनेक कार्य भी कोशिका द्रव के असंगठित भागों द्वारा किए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुट्टिका के साथ होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में क्लोरोफिल प्लास्टिड में होता है। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक कोशिका का चित्र दिया गया है। इसमें राइबोसोम होते हैं, प्लाज्मा झिल्ली होती है, कोशिका भित्ति होती है और कोशिकाएं होते हैं। कोशिका द्रव क्या है? जब हमने प्याज की झिल्ली तथा मनुष्य की गाल की कोशिका का स्लाइड को देखा तब हमें प्रत्येक कोशिका में एक बड़ा क्षेत्र दिखा जो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ था। इस क्षेत्र में बहुत हल्का धब्बे थे। इस कोशिका द्रव कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव एक तरल पदार्थ है। इसमें बहुत से विशिष्ट कोशिकाओं के घटक होते हैं जिन्हें कोशिकी का अंग कहा जाता है। प्रत्येक अंग कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं। कोशिका द्रव और केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव और केंद्रक को दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? जीव द्रव्य कहा जाता है। कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होते हैं। कोशिका अंगक क्या होते हैं? झिल्ली युक्त होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्र की झिल्ली युक्त अंगक होते हैं। झिल्ली की सार्थकता वायरस के उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, याद रखिएगा, और इसलिए इसमें जीवन के गुण तब तक लक्षित नहीं होते हैं जब तक कि किसी सजीव के शरीर में प्रविष्ट करके कोशिका की मशीनरी का उपयोग कर अपना बहुगुण नहीं कर लेता। मतलब विषाणु अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका में ही उसके जो वंश रहते हैं उसी में वृद्धि कर सकते हैं। अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है कोशिका। कोशिका अंगक पढ़ते हैं। प्रत्येक कोशिका के चारों ओर अपनी झिल्ली होती है जिसमें उसमें उपस्थित पदार्थ बाह्य पर्यावरण से अलग रहें। बड़ी और तथा जटिल कोशिकाएं जिसमें बहुकोशिका जीवों की कोशिका भी शामिल है, इनको भी उपापचय क्रियाओं की बहुत आवश्यकता होती है जिससे वे जटिल संरचना का कार्य को सहारा दे सके।
इन विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को अलग अलग रखने के लिए ये कोशिकाएं झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाएं का उपयोग करती हैं। यह यूकैरियोटिक कोशिका का एक ऐसा गुण है जो इन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिका से अलग करती है। मतलब ये दोनों गुण की वजह से अलग हैं। इनमें से कुछ अंगक केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखे जा सकते हैं। हमने पिछले अनुभाग में केंद्रक के विषय में पढ़ा। अंतर्द्रवी जलिका, गाल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड कोशिका अंगकों के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जिन पर हम विचार करेंगे। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कोशिका के बहुत निर्णायक कार्य हैं। अणुओं के बनने में सहायता भी करती है। यह कोशिका क्रिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवांत जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? झिल्ली जीवांत जनन कहते हैं। कुछ अन्य प्रोटीन तथा वसा एंजाइम एवं हार्मोन्स की भांति भी कार्य करते हैं। यद्यपि विभिन्न कोशिकाओं में ER विभिन्न रूप में दिखाई देती है, परंतु सदैव एक जलिका तंत्र का निर्माण करती है। मुझे आप बताएंगे कि ER किसको कहा जाता है? देख लीजिए, ये जंतु कोशिका का डायग्राम दिया गया है। अंतःप्रद्रवी जलिका, इसी को ER कहते हैं। अंतर्द्रवी जलिका झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। ये लंबी नलिका तथा गोल या आयताकार थैली को पुट्टिकाओं की तरह दिखाई देती है। अंतर्द्रवी जलिका की रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है। अंतःप्रद्रवी जलिका दो प्रकार की होती है, एक खुरदुरी होती है और एक क्या रहती है? चिकनी रहती है। और सूक्ष्मदर्शी से देखने पे खुरदुरी दिखाई देती है क्योंकि ये राइबोसोम लगे होते हैं। और राइबोसोम पर क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषित होती है। खुरदुरी और चिकनी होती है और ये प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार ER के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज देता है। ये चिकनी अंतःप्रद्रवी जलिका वसा अथवा लिपिड की बनी होती है और ये किसकी बनी होती है? खुरदुरी प्रोटीन की बनी होती है। इस प्रकार जो ER का एक कार्य कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिकीय द्रव के विभिन्न क्षेत्र तथा केंद्रक के मध्य पदार्थों के मुख्य प्रोटीन के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करना है। ER कोशिका की कुछ जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए कोशिका द्रवी ढांचे का कार्य भी करते हैं। एक वर्ग की जंतु जिन्हें कशेरुकी भी कहते हैं, ये हम अध्याय 7 में पढ़ेंगे, लेकिन हमारे सिलेबस के अनुसार हमको पढ़ाई करना है। यकृत की कोशिकाओं में जो चिकनी विष तथा दवा को निराविष्करण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो चिकनी अंतःप्रद्रवी जलिका रहती है वो यहाँ पे दिया है। आगे देखते हैं गाल्जी उपकरण। कैमिलो गाल्जी द्वारा वर्णित गाल्जी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पुट्टिकाओं का एक तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी रहती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कुंडिका कहते हैं। इन झिल्लियों का संपर्क जो जलिका होती है ER झिल्लियों से होता है और इसलिए जटिल कोशिका झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाती है। ये पादप कोशिका हैं। ER में संश्लेषित पदार्थ गाल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं और उन्हें कोशिका के बाहर और अंदर विभिन्न क्षेत्र में भेज दिया जाता है। इस कार्य में शामिल है पुट्टिका में पदार्थों का संचयन, रूपांतरण करना, बंद करना। कुछ परिस्थितियों में गाल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनाती है। गाल्जी उपकरण द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? गाल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। लाइसोसोम के बारे में पढ़ते हैं।
लाइसोसोम संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी एक संरचना है, ये भी झिल्ली से घिरा रहता है, जिसमें पाचन एंजाइम होते हैं। पाचन एंजाइम किसमें होते हैं? लाइसोसोम में होते हैं, जो RER इन एंजाइमों को बनाते हैं। जो खुरदरी जैविक द्रव्य थी वही है। और क्या एंजाइमों का कौन निर्माण करता है? RER। किसमें? लाइसोसोम में। लाइसोसोम जिसमें पाचक एंजाइम होता है और एंजाइम को बनाता कौन है? RER। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। ये बाहरी पदार्थ और कोशिका अंगों के टूटे फूटे भाग को भी पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। कोशिका के अंदर आने वाली जो बाहरी पदार्थ होती हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया या भोजन या पुराने अंगक, लाइसोसोम के द्वारा ही उनमें चले जाते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़ देते हैं। लाइसोसोम बहुत ही शक्तिशाली पाचनकारण एंजाइम है। क्या है? पाचनकारी एंजाइम है। एंजाइम और जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। कोशिकीय अपचायक में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाती है। इसमें ये कह रहे हैं, जब कुछ कारणवश लाइसोसोम फट जाती है और उसमें कोशिका जैसे क्षतिग्रस्त हो जाती है या कोशिका उसमें मृत हो जाती है, मर जाती है, तो लाइसोसोम फट जाती है और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। मतलब अपने ही जो एंजाइम होते हैं उसको निगल लेते हैं। इसलिए लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली कहा जाता है। कैमिलो गाल्जी का जन्म 7 जुलाई 1843 को ब्रेसिका के समीप कोरटनो में हुआ। उन्होंने पाविका विश्वविद्यालय में मेडिसिन का अध्ययन किया था और ये इनका पूरा परिचय है। उस समय उसकी शारीरिक तंत्रिका से संबंधित थी और ऐसा इसने अस्पताल में कुछ चिकित्सा पदाधिकारी का पद ग्रहण किया है। ये देख लीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ाई करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है। ये याद रख लीजिएगा। बिजली घर किसे कहा जाता है? कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है और भीतरी झिल्ली जो होती है वो बहुत अधिक वलित होती है। ये वलय ATP बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बड़ा बनाती है। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया ATP एडिनोसिस ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। ATP कोशिका की ऊर्जा है। शरीर नए रासायनिक यौगिक को बनाने और यांत्रिक कार्यों के लिए ATP में संचित ऊर्जा का उपयोग करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंगक है क्योंकि इसमें उसका अपना एक DNA होता है, राइबोसोम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। प्लास्टिड देख लेते हैं। प्लास्टिड केवल पादप कोशिका में स्थित होते हैं। क्या होते हैं? केवल पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते। प्लास्टिड 2 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट रंगीन तथा ल्यूकोप्लास्ट श्वेत या रंगहीन। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होते हैं उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही आवश्यक है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले अथवा नारंगी रंग के वर्णक भी होते हैं। मतलब इसमें केवल ग्रीन ही नहीं रहता, इसमें पीले नारंगी वर्णक भी होते हैं। लेकिन ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट में क्या होता है? जो रंगहीन है, जो सफ़ेद वर्णक है, प्राथमिक रूप से अंगक है जिसमें स्टार्च हो गया, तेल हो गया और प्रोटीन जैसे पदार्थ उसमें संचित रहते हैं। क्लोरोप्लास्ट की भीतरी संरचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती है जो स्ट्रोमा में स्थित होती है। प्लास्टिड बाह्य संरचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं, मतलब दिखने से माइटोकॉन्ड्रिया की तरह दिखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना DNA तथा राइबोसोम होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में DNA और राइबोसोम है, इसमें भी यह DNA और राइबोसोम पाए जाते हैं। अब राजधानियाँ पढ़ते हैं हम।
रसधानियाँ ठोस अथवा तरल पदार्थों को संग्राहक थैलियाँ हैं। जंतु कोशिका में रसधानियाँ छोटी होती हैं, जबकि पादप कोशिका में रसधानी बहुत बड़ी होती है। पौधे वाले जो कोशिका होते हैं उसमें रसधानी बड़ी होती है, लेकिन जंतु कोशिका में रसधानी क्या होती है, छोटी होती है। कुछ पौधों की कोशिका को केंद्रीय रसधानी की माप कोशिका के आयतन का 50% से 90% तक होता है। पादप कोशिका की रसधानियों में कोशिका द्रव भरा रहता है। जो पादप कोशिका होती है उसकी जो रसधानी होती है उसमें क्या भरा रहता है, कोशिका द्रव से भरा रहता है, और ये कोशिकाओं को स्फीत तथा कठोरता प्रदान करती है। पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ रसधानी में स्थित होते हैं। ये अमीनो अम्ल, संकरा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल और कुछ प्रोटीन भी होते हैं। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा की खाद्य रसधानी में इनके द्वारा उपभोग में लाए गए खाद्य पदार्थ भी होते हैं। कुछ एक कोशिकीय जीव में विशिष्ट रसधानियाँ अतिरिक्त जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में बहुत सारी महत्वपूर्ण कार्य करती है। आगे देखते हैं। प्रत्येक कोशिका की अपनी एक संरचना होती है। प्रत्येक कोशिका की अपनी संरचना होती है जिसके द्वारा विशिष्ट कार्य जैसे श्वास, पोषण, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, नई प्रोटीन का निर्माण में सहायता करती है। ऐसा उनकी झिल्ली तथा अंगों के विशिष्ट संरचना के कारण होती है। किसके कारण? उनके जो विशिष्ट अंग होते हैं, जो उनके कार्य के लिए रहते हैं, विशिष्ट उनकी झिल्लियाँ होती है। अतः कोशिका सजीवों की एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। यह जीवन की एक मूलभूत क्रियात्मक इकाई है। कोशिका विभाजन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोशिका विभाजन आइए देखते हैं। जीवधारियों में वृद्धि हेतु नई कोशिका बनती है, जिसमें पुरानी मृत एवं क्षतिग्रस्त कोशिका का प्रतिस्थापन और प्रजनन हेतु युग्मन बनाते हैं। नई कोशिका के बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन नामक दो मुख्य प्रकार की कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिसमें अधिकतर कोशिका वृद्धि हेतु विभाजित होती है उसे सूत्री विभाजन कहते हैं। इस प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका को, जिसे मृत कोशिका भी कहते हैं, विभाजित होकर दो समरूप संतान का निर्माण करती है। संतान कोशिका की गुणसूत्र की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है। यह जीवों में वृद्धि और उत्तकों के मरम्मत में सहायता करती है। जीवों की वृद्धि और मरम्मत में जंतु और पौधों के प्रजनन तथा अथवा उसके अंग अथवा उत्तकों की विशेष कोशिका विभाजित होकर युग्म बनाती है, जो निषेचन के पश्चात संतान का निर्माण करती है। यह एक अलग प्रकार की विभाजन है जिसे अर्धसूत्र कहते हैं, जिसमें प्राय दो विभाजन होते हैं। जब कोशिका अर्धसूत्रन द्वारा विभाजित होती है तो इसमें 2 की जगह 4 नई कोशिका बनती है। याद रखिएगा, अर्धसूत्रण में 2 की जगह 4 नई कोशिका बनती है। नई कोशिका में मात्र कोशिका की तुलना में गुणसूत्र की संख्या आधी होती है। इसमें क्या होती है, जो मात्र कोशिका हैं उनकी तुलना में गुणसूत्र आधी होती है समसूत्री विभाजन में। क्या आप सोच सकते हैं कि संतान कोशिका में गुणसूत्र की संख्या आधी क्यों होती है? इनका डायग्राम दिया गया है। ये पॉइंट पढ़ लेते हैं। कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। कोशिका के चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली होती है और ये झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली कोशिका का सक्रिय भाग है। यह पदार्थ की गति को कोशिका के भीतर और बाहरी वातावरण से नियमित रखती है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। पादप की कोशिका में स्थित कोशिका भित्ति फंजाई तथा बैक्टीरिया को अल्प प्राशनी दाब के माध्यम से बिना फटे जीवित रहने देती है। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव से अलग होता है। यह कोशिका की जीवन प्रक्रिया को निर्देशित करता है। ER अंतःकोशिकीय परिवहन तथा उत्पादन सतह के रूप में कार्य करता है। गाल्जी उपकरण झिल्ली युक्त पुटिकाओं का स्तंभ है। यह कोशिका से बने पदार्थों का संचय, रूपांतरण और पैकेजिंग का कार्य करता है।
अधिकांश पादप कोशिका में झिल्ली युक्त अंग जैसे प्लास्टिड होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है और क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, लेकिन ल्यूकोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य संचय करना है। अधिकांश परिपक्व पदार्थ कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रिक राजधानी होती है। यह कोशिका भित्ति की स्फीति को बनाए रखती है और यह अपशिष्ट पदार्थ सहित महत्वपूर्ण पदार्थों का संचय भी करती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई भी झिल्ली युक्त अंगक नहीं होता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई भी झिल्ली युक्त अंग नहीं होते हैं। उनके क्रोमोसोम के स्थान पर न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। उनमें केवल छोटे राइबोसोम अंगक के रूप में होते हैं। जीवधारियों में कायिक वृद्धि हेतु कोशिका विभाजन होती है। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे अगले नए वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।